तो शुरुआत जिंदगी पर कहर बरपाते मौसम की खबर के साथ करेंगे। बिहार, असम, यूपी, एमपी, उत्तराखंड तमाम राज्यों में कुदरत का कोहराम है। हम बिहार और असम से अपने संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उत्तराखंड में पहाड़ टूटने की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। चमोली और पिथौरागढ़ में पहाड़ टूटने की घटनाएं हुई हैं। इसे कहते हैं आसमान से आफत बरसना। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद पहाड़ के बरसने की बारिश थी। देखिए किस तरह पहाड़ का हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर रहा है। पहाड़ से मलबा ऐसे गिर रहा है मानो मलबे की बारिश हो रही हो। चमोली के पीपलकोटी के पास नेशनल हाईवे नंबर 7 की तस्वीर थोड़ी दूर से देखिए, मंजर और भी हाहाकारी नजर आएगा। रास्ता बंद होने से हाईवे पर गाड़ियां खड़ी हैं। लोग खौफनाक मंजर को आंखों से देख रहे हैं और मन ही मन दुआएं कर रहे होंगे कि मलबा उन तक ना पहुंच जाए। शुक्र है किसी बड़े हादसे की खबर नहीं है। चमोली के पीपलकोटी में पहाड़ से अचानक मलबों की ऐसी बारिश हुई कि हाईवे पर खड़ी 2 बाइक और एक सुमो मलबे की चपेट में आ गए। बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आने से पीपलकोटी में बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। चमोली के नंदप्रयाग की दूसरी तस्वीर को देखिए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर पहाड़ी से अचानक इस कदर भूस्खलन हुआ कि हर तरफ धुआं धुआं, पूरी पहाड़ी भरभराकर टूटकर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आ गई, जिसके बाद मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टागा और गैला गांव की है। यहाँ बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि जिंदगी इस डोर के सहारे लटक गई। बादल की आफत से जो लोग बच गए उन्हें इस तरह रेस्क्यू किया गया। बादल फटने की 2 घटनाओं में 14 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। तबाही का ये मंजर मुंसियारी के टागा गांव का है, जहां हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। एसडीआरएफ के जवान इस मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन एक दिन बीतने के बाद भी किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब चमोली की एक और तस्वीर देखिए। ये पीपलकोटी के पास भनेर पानी की तस्वीर है। पहाड़ से मलबा गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ तो लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आई और फंसे लोगों को पहाड़ी के रास्ते रेस्क्यू किया गया। देखिए कैसे लोग तारों के सहारे लटककर पहाड़ी के रास्ते से रेस्क्यू हो रहे हैं। बद्रीनाथ मार्ग पर जगह जगह चट्टानें गिर रही हैं। लगातार बारिश के चलते लामबगड़ में देर रात भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड में बारिश के दिनों में भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। इस बार फिर पहाड़ों का टूटना जारी है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। तो कुदरत के कोहराम की तस्वीरें आप देख रहे थे। असम आपको लिए चलेंगे, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश कई दिनों से वहां पर हो रही, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। किनारों को काटते हुए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आसपास के गांव तक पहुंच चुका है, वहां तबाही मचा रहा है। बरपेटा जिले की अगर बात कर ले, कई गांव वहां पर जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में एक गांव की रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां पहुंचे। ये बरपेटा जिले का चौधरी बाजार इलाका है और यहाँ पर भी पानी का स्तर किस हद तक आगे बढ़ा ये देखिए। पीछे के पूरे जो गांव हैं वो तो जलमग्न है ही, लेकिन बरसात ऐसी है कि कुछ भी देखना, सब कुछ धुंधला जा हो चुका है। अब इसके आगे हम गांव के जो लोग हैं, जैसे उन्हें पता चला कि हम यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी नाव लेकर आए हैं और हम इनकी नाव से उस गांव तक जाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर असम में इस बाढ़ का शिकार हुए हजारों लाखों लोगों का
दर्द कैसा है, क्योंकि हर साल उन्हें ये आपदा झेलनी पड़ती है। मदद के नाम पर सरकार जो भी करती है, क्या वो काफी है? ये जो आप देख रहे हैं सैलाब, अब इस सैलाब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी बाजार शहर से हटकर आसपास के गांव में जाने के लिए। अमूमन जो रास्ते खुले हुए होते थे, अब उन रास्तों पर इतना पानी है कि नाव ही यहाँ पर चल सकती है, और यहाँ पर इतना गहरा है कि उतरना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो आप गांव देख रहे हैं, सब के सब डूबे हुए हैं। लोगों ने सड़कों पर ठिकाना बना लिया है, और यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह दिखती है। चौधरी बाजार में न जाने ऐसे कितने गांव हैं जहां पानी इससे भी ज्यादा है। हम उस इलाके में आए हैं जो एक हाईलैंड इलाका है, बावजूद इसके यहाँ तक पानी है। दूसरे इलाकों में खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा, इसलिए वहां नहीं जा सकते। कुछ लोग अभी भी ऐसे इलाकों में तटबंधों पर रह रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, इसीलिए घरों में फिलहाल आपको ताला नजर आ रहा है। कुछ बचा हुआ सामान लेकर के जिंदगी जीने के लिए सड़कों पर चले गए, स्कूलों में ठिकाना ले लिया। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मदद नहीं पहुंची है, उन्हें मदद की दरकार है। कुल मिलाकर जो घर हैं वो कच्चे हैं, रहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। बाढ़ में जिंदगी कैसी होती है दिखाने के लिए मैं आपको जब बारपेटा लाया हूं, तो अब जैनल के घर में चलते हैं। ये बच्चे यहाँ पर हैं जो उत्सुकता में नाव पे बैठकर सड़क किनारे से यहाँ आ गए हैं। लेकिन घर कैसा दिखता है, ये जो घर है टीन की दीवारें हैं घर के नाम पर। अंदर फिलहाल लाइट है, इस वजह से हम आपको दिखा पा रही है। देखिए घर में सब कुछ जलमग्न है। जो बर्तन है उन्हें ऊपर रख लिया गया है, कपड़ों को उठा लिया गया है। गैस सिलेंडर देखिए, गैस सिलेंडर जो है, चूल्हा तो है लेकिन इसको भी कुर्सी के ऊपर रखा गया, और टेबल के ऊपर ये किचन बन गया है। ये बेड है जो कि ईंटों के सहारे रखा गया है, और बाकी जो सामान है घर की ज़रूरत का वो सब कुछ यहाँ पर है। दवाइयाँ हैं। कैसे रहते हैं यहाँ पर? इतने सारे बच्चे हैं, बारिश हो रही है लगातार, बहुत मुश्किल है इधर, क्या करेगा। पहले पानी कितना था? पहले इतना पानी है घर में, थका में नहीं होता है। उधर रास्ता में बैठ के क्या करेगा। सड़क किनारे गए हैं आप लोग सब पे, हाँ बैठ के नहीं, कितना ऊंचा तक पानी आता है घर में? अच्छा, वहाँ तक आ जाता है पानी, फिर तो आपके बिस्तर और सब भीग जाते होंगे। भीग जाते हैं। और बच्चे कहाँ यहीं पर सोते हैं या सड़क किनारे? सड़क किनारे सारे सड़क किनारे सोता है। बड़े बड़े महानगरों में घुटनों तक जब पानी भर जाए तो हाहाकार मचता है। भारत में पूर्वोत्तर राज्य असम उन इलाकों में से एक है जहां बाढ़ हर साल आती है। बरपेटा में ये फिर भी थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। तुलना कीजिए उन लोलाइन इलाकों में जहां ब्रह्मपुत्र के पानी ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। हजारों लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, उन्हें मदद की दरकार है। सरकार कह रही है कि हर मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन क्या ये मदद काफ़ी है? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि असम में लाखों लोगों को फिलहाल बड़े स्तर पर मदद की ज़रूरत है। ग्राउंड जीरो बरपेटा जिले में असम से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये आपने असम का हाल देखा। अब आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर कोसी नदी लगातार कहर बरपा रही। कोसी का पानी सहरसा जिले के कई गांवों में आफत बनकर टूटा है। देखिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं, करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। मनीष हमारे साथ मौजूद है जो कि स्थानीय है यहाँ पर। मनीष, क्या लगता है कोसी का भी रूप देख के आपको क्या लगता है? सर, कोसी का तो काफ़ी डरावना रूप है, और हर साल जो यहाँ की आबादी है, जो लाखों एकड़ की ज़मीन है, हर साल वो जो कोसी की ये रौद्र रूप है उसमें समा जाता है। तकरीबन लाखों की आबादी अभी तक पलायन कर चुका है। तटबंध के अंदर जो गांव है वो गांव से काफ़ी बदहाल हो चुकी है। वहाँ मवेशी का चारा नहीं है, लोगों को खाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सारे लोग उधर से पलायन करके आप देख सकते हैं सारे लोग बाहर आ चुके हैं। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं वहाँ जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपने घरों को छोड़कर अब
दूसरे जगह जा रहे हैं ताकि सुरक्षित महसूस करें। बांध को बाहर जा रहे हैं, पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है, माल मवेशी सब नुकसान हो गया। सर कोसी तो बहुत तगड़ा खतरनाक रूप दिखा रहा है। हमारे घर में पूरा कमर भर पानी है। सर हम लोग को खाने के लिए बच्चा सब समझिए कि रोटी बनाने का भी जलावन नहीं है, मवेशी भी भूखे रहता है। इस तरह से किसी तरह घास उस ला के देते हैं, खाना भी नहीं बनता है। अभी बच्चे उच्चे को लेके बांध पर पहुंचाते हैं। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ के इस समय में प्रदेश में जितने भी तटबंध हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार के दावे कितने खोखले हैं उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम बलवा गांव पहुंचे हैं सहरसा में, जहां पर ये मुख्य तटबंध है कोसी नदी के पर। आप देख सकते हैं ये मुख्य तटबंध जो है वो किस तरीके से इसमें इतना बड़ा और एक चौड़ा सा दरार पड़ चुका है। मतलब बारिश की वजह से कोई यहाँ नहीं आ पा रहा है, इसलिए मजबूरी है। बारिश में कोई घर से निकल नहीं पा रहा है। हम लोग यहाँ के जनता जो है बड़ी मुसीबत से अपना जीवन बिता रहे हैं। डर लगे रहता है जी कब क्या हो जाए। बांध देखिए यहाँ आधा कट गया है, यहाँ पर कोई जनता अभी तक अफसर नहीं आया देखने के लिए। इस तरफ से भी बांध टूटा है, दोनों तरफ से सर देखिए न कितना रंग कट हो गया है। इसको टूटने में कोई देरी नहीं लगेगा। हम लोग को रात को सोते नहीं इस चिंता से। सरकार तुरंत जो है इस पूरे तटबंध पे जो चौड़ा दरार बना हुआ है दोनों तरफ से, इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इसको रिपेयर किया जाए। इस पे जो है सैंड के जो बोरे होते हैं उसको यहाँ पे भरा जाए ताकि ये तटबंध सुरक्षित हो सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गांव बलवा, कोसी तटबंध, सहरसा आज तक। सहरसा से आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। उत्तरी बिहार की अब बात कर लेते हैं, जहां पर कम से कम 8 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद से बिहार की नदियां उफान पर हैं। कई जगह नदियों के तटबंध दरकने लगे हैं और नदियों का पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगा है। पटना की अगर बात कर लें, यहां पर सीआरपीएफ के कैंप में पानी भर गया, तो मधुबनी में एसपी, डीएम से लेकर जिला जज के घर तक पानी घुस गया। बिहार में नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब दे रहे हैं और नतीजा ये कि हजारों लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। सहरसा में देखिए किस तरह कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांव से सैकड़ों लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। दर्जनों गांव में हमारी टीम को इंसानों के साथ पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में फंसे दिखे। कोसी से खतरा अभी और बढ़ने वाला है। ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। सरकार कह रही है कि नदी के सारे तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन नवहट्टा ब्लॉक में कोसी के मुख्य तटबंध पर बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लगातार बारिश से दरारें बढ़ती जा रही हैं। आगे की हालत की कल्पना तक सिहरा देती है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि बिहार किस तरह आसमानी आफत से जूझ रहा है। लगातार बारिश से यहां लखनदेई नदी का तटबंध टूट गया। इसके बाद पूरे रफ्तार के साथ नदी का पानी गांव को अपनी जद में लेता गया। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। 2 साल से नदी के इस किनारे को बांधने का काम चल रहा था, लेकिन ये काम कछुआ चाल से चला और नतीजा आपके सामने है। ये बांध टूट गया। ये तो 2 साल पहले टूटा बांध, नहीं 2 साल पहले बांध टूटा। ये बांध बना ना रहा है। सोचते हैं कि जो पूरे गांव मोहल्ला में पानी ढुक जाता है। ये बांध बना जाते तो नहीं ढुकता पानी, कुछ व्यवस्था टंच रहता। तो समय तटबंध का मरम्मती नहीं कराया गया और बाढ़ के समय जो लूट खसोट के नियत से 1000-1500 सीमेंट बैग में मिट्टी भर के जो बांध का जो मरम्मती में दिखावा के लिए लगाया गया है और उसके उपरांत तटबंध टूट गया है। मुजफ्फरपुर के बाद अब सीतामढ़ी का हाल देख लीजिए। यहाँ भी दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव से निकलकर लोगों को नेशनल हाईवे 77 पर शरण लेनी पड़ी है।
लोगों को निकालने के लिए 1.5 दर्जन नावों का इंतजाम किया गया है, लेकिन ज्यादातर जर्जर हैं। सीतामढ़ी के गांव से लेकर शहर तक हर जगह पानी पानी है। गोपालगंज भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चंद जिलों में है। गंडक नदी यहां रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी के किनारे के सभी 6 ब्लॉक में अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि निचले इलाकों से हट जाएं। सुपौल में भी बाढ़ और बारिश की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक भारी बारिश का तांडव दिख रहा है। निर्मली ब्लॉक मुख्यालय पर थाने से लेकर घरों तक में पानी घुस चुका है। निर्मली शहर में जगह जगह 2 से 3 फीट पानी भर गया है। दूसरे शहरों के साथ सूबे की राजधानी पटना में भी इंतजामों की पोल खुली और खूब खुली। 2 घंटे की बारिश से पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। देखिए सीआरपीएफ कैंप में कितना पानी भर गया। कदम कुआं थाने का भी यही हाल था। मधुबनी में भी बाढ़ ने हर आमो खास को बेहाल कर डाला। क्या डीएम, क्या एसपी और क्या जिला जज, सबके घरों में पानी घुस गया। बिहार हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन कुदरत की इस मार से बचने के अस्थायी इंतजाम पर अब तक काम नहीं किया गया। सहरसा से रोहित कुमार सिंह, मधुबनी से अभिषेक, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, सुपौल से रामचंद्र मेहता और गोपालगंज से सुनील कुमार के साथ पटना से सुजीत कुमार, आज तक। राजस्थान की सियासत की अब बात करेंगे, जहां पर तस्वीर आज कुछ हद तक साफ हो सकती है। स्पीकर के दल बदल वाले नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच आज फैसला सुनाएगी। लेकिन इस फैसले से पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोल दिया है। पायलट खेमे के विधायकों के भविष्य का फैसला राजस्थान विधानसभा के स्पीकर करेंगे या हाई कोर्ट, इस सस्पेंस से आज पर्दा हट जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे से इस मसले पर फिर से सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई में पायलट खेमे ने जता दिया कि वो स्पीकर के नोटिस का जवाब देना नहीं चाहते। स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी भी 19 विधायकों के खिलाफ जारी हुए नोटिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जब वजह दर्ज नहीं की तो विधायकों को कारण बताओ नोटिस किस बात का? ये 19 याचिकाकर्ता कांग्रेस का हिस्सा हैं या नहीं? क्या पार्टी मीटिंग के लिए व्हिप जारी की जा सकती है? विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनका कार्य इसी तरह का है। विधायकों के एक्शन से साबित है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनके बयान सरकार गिराने की कोशिश और नेतृत्व में अविश्वास से यही साबित होता है। हम स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते। कोर्ट ही इस मामले में फैसला सुनाए। स्पीकर ने विधायकों का पक्ष सुने बिना ही अपना मन बना लिया है। बेसिक तर्क ये है कि जो स्पीकर है उसके पास पावर्स हैं नोटिस देने की और केस डिसाइड करने की, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो अभी हस्तक्षेप करना अगर जुडिशरी के द्वारा होगा वो प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया है स्पीकर के द्वारा, अभी सिर्फ शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो ये प्रीमेच्योर मूव है और ऐसी नज़ीरें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंडल्जेंस देने से मना किया है कि अभी स्पीकर को तय करना बच रहा है। अदालती जंग के साथ साथ सियासत में भी तलवारें खुलकर निकल आई हैं। सोमवार को गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ आर पार की अलगार कर दी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। जयपुर के होटल में डटे गहलोत के सिपह सालार और कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी पायलट पर करोड़ों के लालच देने का संगीन आरोप मढ़ दिया है। कितने पैसों की बात हुई?
वो जितना चाहिए सचिन पायलट ने दिया था मुझे पैसे का ऑफर अमाउंट अब तो मुंह खोलो कितना चाहिए। क्या 35 करोड़ की बात आई थी या 35 से ऊपर भी थी? 35 की आई, चिंता मत करो 35 की। मलिंगा के आरोपों पर पायलट बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि चरित्र हनन के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पायलट ने मलिंगा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की भी तैयारी की है। राजस्थान के घमासान में एक दिलचस्प मोड़ ये है कि गहलोत सरकार ने राज्य के मामलों में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी कर दी है। जिस तरीके से सीबीआई ने अपने पुराने आदेश को रिवोक किया और उसमें साफ तौर पर ये जाहिर था कि सीबीआई प्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान के किसी मसलों में, प्रदेश के किसी मसलों में जांच नहीं कर पाएगी बशर्ते सरकार की सहमति हो। इसका मतलब टैप कांड से लेके तमाम जो मामले हैं उनकी जांच को घबराकर मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। पायलट पर हो रही चढ़ाई से गुर्जर समुदाय भी खफा है। 26 जुलाई को उनके समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है। उधर पार्टी से निलंबित पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह ने भी एसओजी की कार्रवाई से खफा होकर गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर एसओजी के एसीडी के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की। बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो, बेबाकी से बोलता रहूंगा और ऐसी गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से हैं। सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए, जितना जहर कल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ उगला है, अब तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो सभी की नजरें जिरह पर टिकी हुई हैं कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि जो भी पक्ष वहां जाएगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। शरद, देखिए, नया नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा ऐसा रहा है कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल बनी रहती है, लेकिन बहरहाल अभी सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है। कोर्ट में आज क्या होता है इस पर पायलट गुट का भविष्य तय होगा। पायलट गुट ये जरूर चाहेगा कि राहत मिले, अगर राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अशोक गहलोत की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। अगर अशोक गहलोत को राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पायलट गुट ये चाहेगा कि कुछ वक्त मिल जाए तो जो गहलोत गुट के विधायक हैं उन विधायकों को हम वापस अपने पास ले आएं। तो कुल मिला के दोनों ही दल इंतजार कर रहे हैं आज की बहस पे। आज जैसे ही 10:30 बजे बहस शुरू होगी, मुकुल रोहतगी जो हैं वो बहस की शुरुआत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि जो इंजेक्शन देना वो करना होगा वो अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे और उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुना देंगे। शरद, ये जो 11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, इसका क्या मकसद है? एक बार फिर से काउंटिंग की जाएगी, एक बार फिर से सुनिश्चित किया जाएगा कितने नंबर हैं गहलोत के पास? देखिए, गहलोत किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। 2 दिन से 3 दिन से लगातार एक एक विधायक से मिल रहे हैं, एक एक विधायक से बातचीत कर रहे हैं। विधायकों की आजकल पॉब आ रहा है, व्हाट्सएप पे ही कोई काम बता दे रहे हैं तो 2 घंटे के अंदर हो जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि कितना प्रेशर में है सरकार और इसीलिए सीएलपी की बैठक बुलाई जा रही है कि अगर फैसला आता है हाई कोर्ट का तो उस पर क्या निर्णय लिया जाए, क्या सदन में बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि बहुत उनका दावा है कि बहुमत उनके पास आ गया है, या फिर राज्यपाल के पास परेड कराई जाए, या ये भी एक इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि सचिन पायलट और कुछ लोगों को निकाल दिया जाए और वहां जो गए हैं कुछ लोगों को बिल्कुल तमाम विकल्प इस वक्त हैं। हिमांशु, जो एसआईटी का गठन किया गया है टेप कांड के लिए, क्या सीबीआई जांच भी हो सकती है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच की लगातार मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन कल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती बिना राजस्थान सरकार की परमिशन के। तो बड़ी चीज है और बहुत राजनीतिक कहें तो पेचीदगियां जो है अब उलझती जा रही हैं और इसको सुलझाना दोनों पक्षों के लिए बहुत मुश्किल है और ये कहना होगा कि कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता इसी तरीके की राजनीति देखी जाएगी। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि बीजेपी के हाथ में जो है वो दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे जीत सचिन पायलट की हो या अशोक गहलोत की। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने ये जरूर है कि राजस्थान में गहलोत सरकार की जो नींव है
वो जो है हिला दी है। अब बीजेपी को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या 6 महीने के अंदर अशोक गहलोत को, इस सरकार को वो गिराने का लिए प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। आपका शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब राजस्थान का रण बेहद दिलचस्प और आज सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर। बहरहाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। आज सुबह लखनऊ के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। पार्षद राजनीतिक करियर शुरू करने वाले लालजी टंडन विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते हुए बिहार और मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनके बेहद करीबी संबंध थे। टंडन के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लालजी टंडन को अटल बिहारी वाजपेयी का बेहद करीबी बताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। और आइए अब आपको कोरोना से जुड़े आंकड़ों का अपडेट दे देते हैं। थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,148 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 587 मरीजों की कोरोना से जान गई है। इन मामलों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल मामले 11.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। इनमें 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हुए हैं, 7,24,578, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। 24 घंटे का अपडेट 37,148 नए मरीज, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 24,491।